नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान हैं, एक ऐसे ऑफिसर हैं जो भारतीय पुलिस सेवा के 1983 बैच के ऑफिसर हैं और इन दिनों मध्य प्रदेश पुलिस की कमान संभाल रहे हैं। तो मुलाकात कीजिए अफसरनामा में ऋषि कुमार शुक्ला साहब, डीजीपी मध्य प्रदेश। बहुत स्वागत करता हूं शुक्ला साहब। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस अपने विशेष कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ। जी। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। उन ऋषि कुमार शुक्ला साहब को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जो 75 से 80 के बीच में सपने लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय सेवा में आने का भी शायद मन वो बना चुके हैं उस समय। वहाँ से मैं सफ़र शुरू करता हूँ कि बेसिकली आप कहाँ से, मध्य प्रदेश ओरिजिन से ही हैं या बाहर से हैं, एजुकेशन कहाँ हुई और कहाँ ये सपना पला मन में कि मुझे देश की श्रेष्ठ अखिल भारतीय सेवा में, पुलिस सेवा में आना है। ये तो आप एक कठिन समय की बात कर रहे हैं। 75 जी से 80 का जो एक समय था, उस समय मैं कलकत्ता में था। मैं रहने वाला ग्वालियर का हूँ, पर जी चूँकि मेरा परिवार कलकत्ते में रहता था तो मेरी पढ़ाई स्कूल की वहीं हुई। जी। तकनीकी शिक्षा की तरफ मेरी रुचि थी और उस ज़माने में आईआईटी में मेरा चयन हुआ। देश के वाह सर्वश्रेष्ठ जी, छात्रों में मेरा नाम आया। क्या बात है। कुछ माँ की जी कृपा थी, जी परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जी कि मैं उस पढ़ाई को आगे न कर पाया। हो एक अवरोध आया। जी। मैंने अपने पिताजी को बहुत जल्दी खो दिया। हो हमको फिर कलकत्ता छोड़ के वापस आना पड़ा। कालांतर में ये हुआ कि मैंने एक कॉमर्स से बीकॉम किया। हो जी। और उस समय जैसे सब युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश में थे, तो मैंने भी कहा विकल्प क्या है। विकल्पों में सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प ये था जी। और मैंने परीक्षा दी और चयन हो गया। कैसे हो गया मुझे नहीं पता, कोई ना कोई उसमें। मैं ये मानता हूँ कि उस वर्ष मेरे से अच्छे सैकड़ों छात्र रहे होंगे जी। पर कहीं एक बात चलती है कि आपने अगर सही समय पे सही चीज़ उत्तर में लिख दी तो आपका चयन हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्ञानवान या बहुत होशियार हूँ। ये ज़रूर कहता हूँ कि उस समय जो कंपटीशन हुई उसमें मैं क्वालिफाई कर पाया। पर ये कहीं ना कहीं एक मैं मानता हूँ कि आप प्रयास करेंगे तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी सकारात्मकता है कि जो भी व्यक्ति प्रयास करने को तैयार है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की। और चूँकि आपका आध्यात्मिक रुझान भी है और मुझे लगता है कि इतना तो हम समझ गए कि एक बहुत जीवन के झंझावातों से गुजर कर आपने पूरी ताकत से कि आईआईटी के नामचीन संस्थान में रिक्रूटमेंट और फिर ऐसे झंझावात कि उसको कंटिन्यू ना कर पाना, फिर बीकॉम की तरफ मुड़ना और फिर सेवा को निकालना। ऐसे में एक युवक, उस समय का युवक, 22-23 साल का युवक, वो इन झंझावातों पर काबू कैसे पाता है? क्योंकि ये मंत्रा जीवन से गुजरने के बाद मुझे लगता है जो हज़ारों लाखों दर्शक देख रहे होंगे इस वक्त इस कार्यक्रम को, और ख़ासतौर से वो युवा जो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जीवन में कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से मैं भी गुजरा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो कितना कठिन क्षण होता है। क्या कहेंगे आप, कैसे संभालें अपने को? क्योंकि कमाल किया आपने, इसके बीच में आपने अर्थशास्त्र दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को पीछे छोड़ा। इसमें तो मैं यही कहूँगा, मेरे को मैं सबको एक ही चीज़ की सलाह दूंगा। मेरा एक इसमें मंत्र है और वो मंत्र मैं अक्सर जब अवसर मिलता है युवाओं को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। अच्छा, आपकी अवेयरनेस कितनी है। और यदि आपको किसी भी परीक्षा को, जिसमें विशेष करके जहाँ सामान्य ज्ञान आदि समझना है, तो अवेयरनेस के लिए आपको
उस समय तो समाचार पत्र ही हुआ करते थे, आजकल तो समाचार पत्र है, इंटरनेट है, टीवी है, अनेक माध्यम है, बल्कि इतने ज़्यादा जानकारी है कि आप उसमें सही जानकारी शायद चुनने की कठिनाई है। जी। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना आप अवेयर हैं, आपके इर्द गिर्द आपके समाज में क्या हो रहा है, समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, समाज की जो सोशल स्थिति क्या है, आगे आपको क्या दिख रहा है, आप में कौतूहल कितना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की। मैं जब जर्नलिज्म में आया शुक्ला साहब, तो मुझे लगा कि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत चेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा हमारा परसेप्शन होता है। आप जब इस सेवा में आए तो आपको लगा कि ये मेरा ड्रीम वर्ल्ड है, या शुरू में तादाद में बिठाने में, कुछ रिलेशन बनाने में थोड़ा समय लगा? देखिए, पुलिस का कार्य ऐसा है जहां आप बहुत जनता से जुड़े हुए हैं। कोई भी पुलिस का कार्य ऐसा नहीं है जो आम जनता से हटकर है, समाज से हटकर है। और यदि आप एक अपने आप को संतुष्ट देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज में एक अपनी स्थान बनाने में सफल हो पाएंगे। अगर आपके मन में इतनी ही बात है कि मैं सेवा में आया हूँ, मैं घर जाके शाम को सोचूं कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, आज मैंने किसकी मदद की, क्या मैं किसी की मदद कर पाया, जी। ये सरल नहीं है। क्योंकि जैसे लोगों की अपेक्षा है कि पुलिस बहुत पावरफुल है, पुलिस बहुत क्षमतावान है, ये वास्तव में स्थिति ये है कि हम कानून, प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत रह करके हमें कार्य करना पड़ता है। चाह करके भी हम कई ऐसे व्यक्तियों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है। पुलिस उस जो आपराधिक न्याय प्रणाली का उसका एक अंग है, एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत वृहद अंग है, परंतु अपने आप में वो पूर्ण नहीं है। जी। मेरा काम यह है कि मैं अपराध या किसी घटना की विवेचना करके उसको न्यायालय में रखूं। उसके बाद ये अभियोजन का काम है, ये न्यायालय का कार्य है कि उसको तय करे कि आरोपी कौन है। 1857 की जो क्रांति हुई जी, उसके बाद दो कानून बने, 1807 का भारतीय दंड विधान जी, और 1861 का पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट ये आज भारत के सबसे प्राचीनतम वैधानिक प्रावधानों में से एक है। जी। हम और आप सब मानते हैं कि आज 1860 और 61 की परिस्थितियाँ पूर्णतया बदल गई हैं। जी। अपराधों की भी स्थिति बदल गई है। भारतीय दंड विधान पर भी एक सोच की आवश्यकता है। समय समय पर भारत शासन द्वारा जो लॉ कमीशन बिठाए गए हैं वो इस पर विचार करते रहे हैं और आवश्यक संशोधन लाते रहे हैं, पर संभवतः अभी ये समय है कि हम इन पर एक संपूर्ण एक पूर्ण आयाम के साथ इस पर हम एक नए एक्ट बनाने के बारे में सोचें। सेवा काल के दौरान कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत रिमार्केबल लगा हो, जो आपको ऐसा लगा हो कि उसमें टीचिंग का एलिमेंट भी बहुत रहा, चाहे एक यंग ऋषि कुमार शुक्ला साहब की बात हो या मिडिल एज्ड ऋषि कुमार शुक्ला साहब की बात हो, एक कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको भी झकझोर दिया कि ओह, ये भारत है, ये ग्रामीण या शहरी भारत है, इसको हमको इस नज़रिए से देखना चाहिए। जी। मैं अभी एक अधिकारी से पूछ रहा था कि आपने इस अपराध के अन्वेषण में क्या क्या प्रयास किए, तो उनके द्वारा कहा गया कि साहब हमने सीसीटीवी फुटेज बहुत बारीकी से देखा और हमने साहब ये किया। आज से 15 साल पहले सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए अगर किसी पुलिस अधिकारी को कहा जाता था तो वो सोचता था कि ये क्यों मेरे को ये दुष्कर कार्य दिया जा रहा है। आज वो एक आवश्यकता बन गई है। बिल्कुल ठीक बात है। भोपाल शहर में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देश में जो सीसीटीवी लगे उसके लगभग सबसे पायनियरिंग शहर भोपाल शहर में से है। 2009 में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ 80 कैमरे भोपाल शहर में लगाए। जी। जो हमें उस समय ये दिक्कत होती थी कि हम अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ये बैठाने में दिक्कत होती थी, देखो कि इसमें क्या आ रहा है,
सोचते थे कि साहब एक काम और है, ज़मीन पे तो दिख नहीं रहा है, टीवी पे हम क्या देखें कैमरे में, परंतु आज उसका उपयोग समझ में आ रहा है। तो तकनीक का जो जिसको एक रिमार्केबल चेंज आया है, ये पूरी पुलिसिंग में एक चेंज ला रहा है, नई चुनौतियां ला रहा है, साइबर क्राइम्स ला रहा है और ऐसे अपराध ला रहा है जिस पे हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पहले हम ये देखते थे कि ऐसे डकैत होते हैं जो किसी व्यक्ति का अपहरण करके उससे फिरौती मांगते थे। आज हम ऐसे डकैत देख रहे हैं जो किसी का डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं, चुरा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको डेटा वापस करना है तो आप इसके लिए फिरौती बिटकॉइन के रूप में दीजिए। देखिए कैसे कैसे आयाम बदल रहे हैं। तो हमारा विभाग तो ऐसा विभाग है कि हमको हर प्रतिदिन नई लर्निंग के साथ इन नई चुनौतियों को हमें देखना पड़ता है। बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि आपने जो ये कोशिशें हैं पुलिस के आधुनिकीकरण की तकनीक के ज़रिए, इसमें काफ़ी आपका इंटरेस्ट भी है और मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, वो भी डिजिटाइजेशन और इस तरफ बढ़ने की काफ़ी उनकी बात है। आप मध्य प्रदेश पुलिस के लिए क्या सोच रहे हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सीसीटीवी फुटेज अब बहुत अन्वेषण का, अनुसंधान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो गया। आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं इस प्रोसेस को मध्य प्रदेश पुलिस? देखिए, मैं दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद का सबसे बड़ा जो आजकल माध्यम है वो सोशल मीडिया बनता जा रहा है। जी। किसी भी संस्था के उन्नयन और उसके जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसके लिए उसका आंतरिक संवाद होना बहुत आवश्यक है। मेरे पास लगभग 1 लाख पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं। यदि इन सब की ऊर्जा हम एक साथ जोड़ सकें, उनके सबके संवादों में हम साथ जुड़ सकें, तो हम निश्चित रूप से अपनी कार्यक्षमता को और अधिक उन्नत कर पाएंगे। एक तो संवाद की बात है। दूसरी बात है कि हम नित नई तकनीकों का उपयोग करते हुए, जैसे आपने भी देखा कि पिछले 10 माह पूर्व हम लोगों ने डायल 100 की एक स्कीम इंट्रोड्यूस की। ये डायल 100 की स्कीम आज लगभग प्रतिदिन 5000 कॉल्स को अटेंड करती है, जहां पर पुलिस की मदद की लोग आवश्यकता महसूस करते हैं, गुहार लगाते हैं। वहां हमारा ये वायदा है और ये 99% जो एक बहुत बड़ी संख्या है, हम तो चाहते हैं 100 हो, 99% केसेस में आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ये सहायता मिलेगी। मैं आपके दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि अगर कभी पुलिस की ज़रूरत पड़े, ज़रूर डायल 100 का उपयोग करें। हम आपके साथ हैं, पहुँचेंगे हम आपके पास। कई बार पुलिस के ऊपर में ये बहुत शिकायत करना बड़ा आसान है कि साहब आपने बड़ा दुर्व्यवहार किया, आपने बदतमीजी कर दी, आपने पिटाई कर दी। तो हम अपने हर पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। आप आइए, आपका हर काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है और पुलिस के अधिकारी भी जो हैं उनको भी मालूम है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वो सब हम लोग उनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सबकी सुनवाई हो। और ये हमको भी उससे राहत मिलती है कि हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को ये है कि उन पर कोई ये ना कह दे कि उन्होंने गलत काम किया। एक इसमें नई बात और जो आपको मैं अवगत करना चाहूँगा, उज्जैन पुलिस में हमने जितने हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, एक प्रयोग के रूप में उनको बॉडी वॉर्न कैमरास दिए हैं। मतलब उनके बॉडी के यूनिफॉर्म में हमने कैमरा लगा दिया है, जिससे कि जो एक आम शिकायत होती है पुलिस से, जो बहुत ही साधारण बात है कि साहब ट्रैफिक पुलिस वाले ने पैसे ले लिए, साहब 10 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले लिए, तो ये कैमरा उसको है, वो सामने सामने आपके जो भी काम हो रहा है वो सामने हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है। तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इन कैमरास का और अधिक उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत आपने बिल्कुल दोनों पक्षों को बड़ा मजबूत किया है इससे। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है, वो सवाल ये है कि प्रेशर, पुलिस और दबाव उच्च स्तर पर भी, दबाव मध्यम स्तर पर भी और दबाव निचले स्तर पर भी, और हर व्यक्ति, आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा इंटेंस है, आपकी लेवल ऑफ नॉलेज ज़्यादा बेहतर है, शायद आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं उसको हैंडल करने में, लेकिन एक कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, उसके लिए शायद ये मुश्किल हो जाता है। आप अपने करियर के निचोड़ के रूप में इसको देखते हुए पुलिस और दबाव, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं आपके प्रश्न के पहले भाग को पहले कहना चाहूँगा
जी देखिए, ये जो बहुत सारी चीज़ें अपन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डायल 100 है ये, जी जी एक बात मात्र मेरे नेतृत्व या नवाचार की नहीं है। जी पुलिस हमारा एक बहुत, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी गौरवशाली परंपरा है। जी जी हमारा नेतृत्व हमेशा बहुत प्रभावशाली है। न केवल नेतृत्व, हमारे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो सब मिलके हम लोग एक टीम के रूप में काम करते आए हैं। तो जब हम उस टीम को आगे बढ़ाते चलते हैं तो वो नवाचार जुड़ जुड़ करके और एक बड़े और ऐसे आयाम को पाते हैं जिससे कि सफलताएं बढ़ती हैं। मैं आप तो जी बिल्कुल ठीक कहा। तो ये बात मैं इसके लिए ये जो सारे काम हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, ये इनको हम बढ़ा रहे हैं। जी ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस आगे भी करती रहेगी। जी जहाँ तक दूसरे भाग प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, तो प्रेशर समाज में हर वर्क प्लेस पे है, हर स्थान पे है। हमारे यहाँ बहुत कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। हमने जिसको हम कहते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बनाए हुए हैं जो किसी भी अधिकारी को गाइड करते हैं कि आप किस प्रकार से चलें। प्रेशर तो हर हमेशा आता है, जगह जगह समस्याएं खड़ी होती हैं। हम ऐसे काम को करते हैं जहां हर कहानी के दो पक्ष होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो जो दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो हमसे नाराज होकर ही रहेगा, ये तो स्वाभाविक है जी। हम तो एक तरह से, जैसे हम कहें कि समाज के, जिसको मैं कई बार कहता हूँ कि शनि के रूप में है। किसी भी मंदिर में आप जाएं, जी सभी देवी देवता बैठे हैं एक साथ, जी 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 पर शनि बाहर बैठे रहते हैं जी और लोग उस मंदिर में शनि के पास जाते हैं, भय के मारे जाते हैं। जी जी प्रीत नहीं बढ़ाते शनि से कोई। बिल्कुल ऐसे ही हमारा काम है। जी। हर व्यक्ति हमसे नाराज ही रहता है, कितना भी हम अच्छा काम करें, परंतु चूंकि हमारा काम ही ऐसा है कि कोई ना कोई बिल्कुल सही नाराज होगा, तो प्रेशर आना स्वाभाविक है। उस प्रेशर को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना आचरण और व्यवहार सही रखें। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मंत्र है आपके। मैं फिर एक आपके जीवन के पहलू की तरफ लौटूं। परिवार कितनी इम्पॉर्टेंट कड़ी है। कई ऑफिसर्स और बहुत व्यस्त रहने वाले लोगों का मानना है कि परिवार कार्य जितना ही महत्वपूर्ण है, या कई बार वो कहते हैं कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर परिवार ऑर्डर में है, वो व्यवस्थित है, एक बढ़िया रिलेशनशिप है, तो कार्य अपने आप ठीक तरीके से चलेगा। अगर परिवार में विचलन है, कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, जीवन ठीक नहीं है, तो उसका असर आएगा। आप इससे कितने सहमत? मैं पूर्णतः सहमत हूँ। परिवार का समर्थन जी किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य को और अच्छा करने में मदद करता है। बिना परिवार के समर्थन के कार्य संभव हो ही नहीं सकता। जी। और मैं बहुत इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार से मुझे हमेशा 100% समर्थन मिला। कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि कोई मुझे उसमें कठिनाई आई हो, और उनको मैं समय भी दे पाया। वाह। और ज़्यादा ही समय दे पाया। मेरी दोनों बिटिया मेरे से आज तक इस बात पे नाराज़ रहती हैं कि आप ही हमको पढ़ाते रहोगे कि हम भी पढ़ेंगे। तो मेरी बड़ी बिटिया का नाम हमने श्रेष्ठा रख दिया। वाह। तो वो आज तक ये कहती है कि आपने जो नाम रख दिया मुझे वही करना पड़ता है। वेरी गुड, एक्सीलेंस, श्रेष्ठा। श्रेष्ठा जी। तो जी। आज श्रेष्ठा अब तो इंजीनियरिंग वगैरह करके उसने इंदौर यूनिवर्सिटी से 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। जी। अच्छा अपना कैरियर उसका चल रहा है। जी। तो मैं हमेशा उन लोगों के ऐसे तकनीकी विषयों में भी, दोनों मेरी बिटिया इंजीनियर हैं, इसमें मुझे कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान होने के बाद उपरांत भी जी। मैं हमेशा उनके मदद में जुटा रहता हूँ। जी। तो जी। जी। परिवार तो बहुत इम्पोर्टेंट। मैं आपकी बेटर हाफ की बात करूं, जीवन संगिनी की, वो क्या वर्किंग हैं या उन्होंने घर के प्रबंधन पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया? देखिए, भोपाल शहर में मैं तो अभी DG बना 3 महीने पहले, तो शायद लोग मुझे नाम से जानते हों। भोपाल शहर के किसी भी कोने में, किसी भी बाजार में मुझे लोग नीलम शुक्ला के पति के रूप में ज़्यादा जानते हैं। वाह। मेरी पत्नी नीलम जो है वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हैं, और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स और उनके सारे माता पिता मुझे ऐसे ही जानते हैं कि नीलम मैडम के हस्बैंड हैं। तो मैं तो आज मेरी पहचान ज़्यादातर उन्हीं की वजह से भोपाल में है। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत सीखने वाली बात है। मैं आपकी विनम्रता को भी नमस्कार करता हूँ,
और आपके इस दाम्पत्य जीवन, सफल दाम्पत्य जीवन के प्रेम को भी प्रणाम करता हूँ कि तमाम मेल शोविनिज्म या मेल ईगो को दरकिनार करते हुए सो कॉल्ड आपने ये बात कही और इतनी सहजता से कही इस पद पर रहते हुए कि आपको भोपाल और आसपास का एक बड़ा हिस्सा पत्नी के उनके नाम से आप बिल्कुल बिल्कुल ये मैं आपको इसके लिए बेशक श्रेय दूंगा। तो निश्चित तौर पर मतलब जब वो एक अध्यापिका हैं और एक परमानेंट स्कूल से जुड़ी हैं तो काफ़ी एक वैल्यू सिस्टम घर में, और आपका तो हमको पता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि घर में जो एक बहिर्मुखी एक रोल है विदेश मंत्रालय का वो शायद उन्होंने ही संभाला। जी हाँ, वो बहुत उन्हीं का प्रयास है, उससे बड़े सार्थक प्रयास है। मेरी बिटिया भी जो पढ़ी सब उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। और पुलिस का काम हमेशा कठिन काम रहा है और मैं ऐसी कई नौकरियों में रहा जहाँ मुझे बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ा, पर उन सब में उनका साथ बहुत बहुमूल्य रहा और उसको तो मैं किसी भी रूप में उसका आभारी प्रकट नहीं कर सकता। क्या बात है जी जी। नारी शक्ति की मैं अगर बात करूं, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अपराधों की बात काफ़ी उठती है। इसमें दो तरह की दलीलें एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं सुनता रहा हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस कंटेम्प्ररी जो स्टेट्स हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनकी तुलना में ज़्यादा सहज है। हमारे यहाँ FIR बहुत शीघ्रता से दर्ज की जाती है और ये एलिगेशन लगता है, मैं उस विवाद में नहीं जाऊँगा। आप किस तरह देखते हैं और किस तरह की रणनीति की ज़रूरत आप महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ ये एक ऐसा इनफेमस टैग जुड़ता है कि महिला अत्याचारों में हमारा ग्राफ सबसे ऊंचा है देश में? जैसे आपने कहा कि इसमें हमेशा आप अनेक विभिन्न प्रकार की दलीलें सुनते हैं। आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पे गहन चिंतन करके एक कार्य योजना तैयार की थी, कैसे हम महिलाओं को सुरक्षित जी महसूस करने की उनकी जो स्थिति है उसको कैसे हम ठीक कर सकें और किस प्रकार से हम महिला अपराधों पे नियंत्रण कर सकें। तो इस कार्य योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों में हमने एक ऐसी शाखा पहले तो बनाई जो शायद देश में कहीं ना हो, उसको महिला अपराध शाखा, एक हमारे एडिशनल DG उस पर काम कर रही हैं जी। हमने हर जिले में एक उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नियुक्त किया। हमने 1090 एक हेल्पलाइन हमने बनाई जिसमें वो महिलाएं, बालिकाएं जो अपनी बात कहने में संकोच करती हैं वो भी बात कर सकें, उनको कोई परेशानी है। आज मैं इस बात को गर्व से कहता हूँ कि 1090 पे यदि हमारे पास कोई महिला कोई शिकायत करती है तो हम उस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसकी समस्या को हर तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पुलिस से हटकर आउट ऑफ द वे जाने की समस्या क्यों ना हो, उसको हम करते हैं। आज डायल 100 में हम किसी भी महिला बिटिया के अगर उसको कोई तात्कालिक समस्या आ रही है तो वो उस पर हम मौजूद पहुंच सकते हैं जी। हर जिले में एक फास्ट ट्रैक न्यायालय का भी निर्माण किया गया जी, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्षों में जी, अपराधों की संख्या यदि ईयर टू ईयर हमारे अपने प्रदेश में देखी जाए तो उसमें गिरावट आनी शुरू हुई है। लगभग 1700 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने महिलाओं के साथ दुराचार आदि के अपराध किए थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। 20 से अधिक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया जा चुका है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। कई ऐसे मामले आते हैं जो बलात्कार कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, 4000 है, दिन में 7 होते हैं। तो मैं अवगत कराना चाहूँगा दर्शकों को जी कि पिछले 4 वर्षों का जो ट्रेंड है वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है। पिछले साल की तुलना में 15% कम बलात्कार हुए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम, जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे मामले हैं जो करीब करीब हमने ये पाया है कि 98% ये रिपोर्ट ऐसी हैं जो बालिका उस व्यक्ति को जानती थी किसी न किसी रूप में। अब ये समाज में जो एक ऐसी कुरीत बन रही है, इसके लिए हमको समाज से सहयोग की अपेक्षा है। जब तक समाज में हम अपनी नैतिकता को, अपने वैल्यू सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम आंकड़ों को
कम करने की बात सोच ही नहीं सकते। तो वो तभी कम होंगे जब हम अपने समाज के नैतिक मूल्यों को उनमें उन्नत ला सकें। शुक्ला साहब, आपसे बात करना एक बहुत शानदार अनुभव है और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत विनम्रता से आपने एक्नॉलेज किया है। जो एक टीम लीडर की बहुत बढ़िया खासियत है कि ये सारा आपके पहले जो लोग रहे हैं, प्रीडेसेसर्स जो रहे हैं आपके, और उन लोगों का श्रेय है जो वर्तमान में आपके साथ काम कर रहे हैं, ये उनका श्रेय है और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। ये थे अफसरनामा में मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया ऋषि कुमार शुक्ला साहब। अफसरनामा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।